कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी हो, जय जोहार, राम राम। तो संगवारी हो, जब तक किसान वो फसल नहीं उपजाही तब तक हमन खा नहीं सकन। तो ये सिंघाड़ा किसान मन कैसे उपजा सके एकर बारे में आज हमन कार्यक्रम बनाबो कृषि दर्शन। तो सिंघाड़ा के व्यावसायिक खेती कैसे करे जाए ये विषय में आज हमन कार्यक्रम चर्चा करबो, लेकिन ओकर पहले आप मन देखो एक खास संदेश। हल्दी का महत्व हमारे किचन से लेके औषधि महत्व भी हमारा हल्दी का है। औषधि मतलब बहुत सारे हम नाना प्रकार के औषधि बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं, मसाला के तौर पे तो हम इसका उपयोग करते ही हैं। लेकिन ये जो हल्दी है ये हम जो खेती करते हैं वो क्या करते हैं, जो बारी ब्यारा है उसी बस में हम लगाते हैं। लेकिन क्या इसकी हम व्यावसायिक खेती हम छत्तीसगढ़ में कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि हमारी जो छत्तीसगढ़ की जलवायु है वो हल्दी की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त जलवायु है। विशेषकर हमारी बस्तर की जलवायु इसकी पैदावार के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अब जो मिट्टी का चयन है वो महत्वपूर्ण हो जाता है हल्दी की खेती में। तो वैसे तो हम हल्दी की खेती सभी प्रकार के मिट्टी में कर सकते हैं जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो, लेकिन इसके लिए जो बलुआर दोमट मिट्टी है, जो कछारी ज़मीन है, वो इसके लिए सबसे उपयुक्त होता है और इसमें हमको हल्दी की अच्छे से अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। किसान भाइयों, आवो संदेश के बाद अब चर्चा ला शुरू करन। सिंघाड़ा के व्यावसायिक खेती के बारे में चर्चा ला शुरू करबो। विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी के डॉक्टर दीपिका चंद्रवंशी जी हमारे बीच आए हैं। ओकर से सबसे पहली सवाल कि सिंघाड़ा के व्यावसायिक खेती के संभावना छत्तीसगढ़ के जलवायु के हिसाब से कतका है, और सिंघाड़ा के गुणवत्ता एकर महत्व के बात करन तब वो का है। आओ ये दोनों बात ला बताही आपन देखो जी। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम सिंघाड़े की उन्नत तकनीक के बारे में जानकारी हम जानेंगे कि संभावनाएं कितनी हैं सिंघाड़े की छत्तीसगढ़ में। चूँकि सिंघाड़ा जो है वो एक जलीय फसल है और ट्रेप्सी कुल का यह एक पौधा है, जिसे हम साधारण बोलचाल की भाषा में या तो हम उसे वाटर चेस्टनट भी बोलते हैं, पानी फल भी बोलते हैं और सिंघाड़ा भी बोलते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, कैल्शियम जैसे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। इस वजह से इसकी संभावनाएं एक तो छत्तीसगढ़ में लगाने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। जिस जगह में या जिस जलवायु में इसे हम लगाते हैं वो है 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और जहाँ की सापेक्षिक आर्द्रता जो रहती है वो 50 से 90% के आसपास रहती है ऐसे जगहों में, और जहां 100 से 250 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा होती है ऐसे जगहों में हम सिंघाड़े की खेती सफलतापूर्वक हम कर सकते हैं। किसान भाइयों, सिंघाड़े की आयुर्वेदिक गुण के बारे में मैं बताना चाहूँगी। ये तो एक थायराइड या घोंघा रोग जो होता है उसके लिए बहुत ही उपयुक्त होता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीज जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इस वजह से सिंघाड़े का हमें एक तो ताज़ा रूप में हमें इसका सेवन करना चाहिए, या फिर इसका सुखाकर हम इसका हलवा या फिर बर्फ़ी बनाकर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों देखे हो नहीं, दूसर फसल किसान मन लेथे, लेकिन सिंघाड़ा एक ऐसे फसल है किसान मन एकर ज़्यादा ध्यान नहीं देवे, लेकिन एकर संभावना कतका है। खासकर धमतरी जिला की हम बात करन, बहुत से किसान मन एकर खेती करत तको है। अब एकर खेत के तैयारी कैसे करबो, जमीन के चयन हम कैसे करबो, माटी के जांच कराल पड़ही का दूसर फसल जैसे सिंघाड़ा खेती बर करके जली पौधा हरे, जल में रिथे है, पानी भीतरी रिथे, तो एकर तैयारी, जमीन के जांच, जमीन के तैयारी और खेत के तैयारी कैसे होना चाहिए जानकारी देवत है चंद्रवंशी मैडम। हाँ किसान भाइयों, सिंघाड़े की खेती के लिए हमें उच्च कार्बनिक युक्त भूमि की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए हमें गोबर खाद हमें बहुत ही आवश्यक होता है, और जहाँ तक हम पानी की बात करते हैं तो ये मिनिमम 1.5 से 2 फीट पानी में हम इसकी खेती कर सकते हैं, या मैक्सिमम 4 फीट पानी में हम सिंघाड़े की खेती कर सकते हैं। भूमि की तैयारी
जैसे बता देना चाहूँगी कि हम इसकी खेती के लिए 2 से 3 बार हम गहरी जुताई करने के बाद गर्मियों के महीनों में हम इसे सूखा करते हैं। उसके बाद मई के महीने में हम इसकी खेत की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करने के बाद जून के महीने में हम इसके बीज की रोपाई हम कर देते हैं, जिसमें पानी का जो लेवल है वो 1.5 से 2 फीट मिनिमम हमें रखना चाहिए। भूमि के लिए मिट्टी हमें चिकनी या फिर चिकनी दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत ही उपयुक्त होती है, क्योंकि सिंघाड़ा तो जो है वो जलीय फसल है और इसके लिए पानी की जो क्षमता है, रोकने की जो क्षमता है, ऐसी भूमि में हमें ऐसी भूमि का चयन हमें सिंघाड़े की खेती के लिए करना चाहिए। किसान भाइयों, सिंघाड़े की खेती के लिए जैसे कि आप जानते होंगे कि एक हरा सिंघाड़ा के नाम से एक मार्केट में बहुत ही प्रचलित रूप से मार्केट में बहुत ही ज़्यादा हमें मात्रा में उपलब्ध रहता है, और दूसरा होता है लाल सिंघाड़ा, जो कि बहुत ही कम मात्रा में हमें ये मार्केट में भी उपलब्ध होता है। लाल सिंघाड़ा की खासियत यही है कि एक तो वो बहुत ही ज़्यादा रसीला होता है, इसके छिलके बहुत ही पतले रहते हैं, तो इसका सेवन आप कच्चे रूप में भी आप कर सकते हैं। लेकिन हरा सिंघाड़ा ऐसा सिंघाड़ा है जिसे आप बिना उबाले आप नहीं खा सकते। तो लाल सिंघाड़ा की खेती के लिए मैं किसान भाइयों को ज़्यादा प्रेरित करूंगी, क्योंकि इसका उपज भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमें मिलता है और इसका औषधि गुण भी हमें बहुत ही अच्छा मिलता है। अब एकर बोवाई कतका विधि से होथे? सिंघाड़ा के खेती के प्रकार के विधि है और कौन सा किस्म एकर लगाए जाथे और लगाए के तरीका कैसे कैसे विधि से लगाए जाथे? आओ जानकारी देवत है विशेषज्ञ है। किसान भाइयों, सिंघाड़े की खेती के लिए हम 2 विधि से हम करते हैं। पहला तो होता है तालाब विधि और दूसरा होता है खेत विधि। तालाब विधि ऐसी विधि है जिसमें पहले से मौजूद या हम पहले से जब हम सिंघाड़ा की उसमें खेती कर रहे हैं जिस तालाब में, उसका पौधा बचा हुआ रहता है और उसका बीज जो है वो उसी में ही रहा रहता है। तो वो बीज जो होता है वो जून के महीने में उसका अंकुरण होता है और वो जुलाई तक उसका अंकुरण समाप्त होकर के पौधा पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है और वो हमारी फसल के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी विधि होती है खेत विधि, जिसे हम रोपाई के जरिए हम उसको लगाते हैं, जिसमें कतार से कतार की दूरी हम 1 मीटर रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी हम 1 मीटर रख के सिंघाड़े की नर्सरी को हम लगाते हैं। उसके लिए हमें पहले नर्सरी तैयार करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है जून के महीने में हम इसकी बीज को 100 से 120 किलोग्राम बीज को हम छिड़काव करते हैं खेत में। उसके बाद इसकी हम रोपाई करते हैं। जहाँ तक बात है सिंघाड़े की विधि कि हम उसे किस तरीके से हम लगाएं, तो एक तो होती है सीधी विधि और दूसरी होती है कतार विधि या बोवाई विधि, जिसमें सीधी बुवाई में ये होता है कि हम 100 से 150 किलोग्राम जो बीज का स्वस्थ जो बीज रहता है उसका हम बीज पहले से ही हम एकत्र करके रख लिए रहते हैं और जून के महीने में उसे रोपाई के लिए डालते हैं। उसके बाद जब वो पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, उसके बाद कतार से कतार की दूरी 1 मीटर रख के और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर रख के बाकी बचे जो पौधे रहते हैं उसे हम निकाल लेते हैं, ताकि हमारा जो पौधा है वो अच्छे से परिपक्व हो जाए, अच्छे से बढ़ जाए और समय में इसमें फूल आना प्रारंभ हो जाए। दूसरी विधि होती है रोपाई विधि, जिसमें हम नर्सरी तैयार करते हैं और अगस्त माह के अंत तक हम उस नर्सरी को खेतों में पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी 1 बाई 1 रख के हम उसकी रोपाई कर देते हैं। चूँकि ये फसल 6 महीने का रहता है, तो ये पौधा जो रहता है वो अगस्त के महीने में फूल आना आरंभ हो जाता है। अगस्त से सितंबर तक इसमें फूल आना प्रारंभ हो जाता है और ये अंत नवंबर तक इसमें फल आता ही रहता है। और जब फल आना समाप्त हो जाता है या नवंबर के अंत तक हम उसके स्वस्थ बीज को एकत्र करके उसे पानी में डुबा करके रखते हैं, ताकि वो बीज हमें दूसरे फसल के लिए उपयोग कर सके। और जो पौधा जो बचा हुआ रहता है वो नवंबर दिसंबर के महीने में वो अपने आप गल के सड़ जाता है। किसान भाइयों, आप मन देखो संदेश बेरा हो गए मेले था विराम। जी जी जी, किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में।
विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। तो किसान भाइयों, यदि आप में सिंघाड़ा खेती करना चाहता हो तो आज हमारे कार्यक्रम में देखा था 3 विधि बताई से कतार के बोनी, खेत में रोपाई करना है, नर्सरी लगाना है, अवत का बेरा 4 फीट के पानी होना बड़ा ज़रूरी है और गोबर के खाद तक को मिलाना है। ये सामान्य जैसे खेती करता है यूँ वैसने प्रकार के चलत है। अब जल प्रबंधन के भी बात आते किसान भाई हो, पानी तो भरे चरी थे लेकिन जल प्रबंधन और करना है। वो कैसे करना है? पानी गिर गेता, पानी कमती हो गेता, पानी ज़्यादा हो गेता, तब का करबो? और पानी के सफाई यूँ तो प्रबंधन करेल पड़ी ना। तो सिंघाड़ा के खेती पर पानी के प्रबंधन कैसे करना है जानकारी देवत है भाई। किसान भाइयों, इसका ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए कि जब हम सिंघाड़े की खेती कर रहे हैं, चूँकि मैंने पहले ही बताया है कि सिंघाड़ा एक जलीय फसल है, इसलिए इसमें पानी का जो लेवल है उसका ध्यान रखना हमें अति आवश्यक है। हम मिनिमम 1.5 से 2 फीट पानी का लेवल हमें इसके लिए रखना चाहिए और मैक्सिमम अगर हम तालाब में करते हैं तो मैक्सिमम 4 फीट पानी की व्यवस्था इसमें हमें करनी चाहिए। अगर हम इससे ज़्यादा पानी की व्यवस्था अगर हम करते हैं या ज़्यादा पानी इसमें हो जाता है तो पौधे का ख़राब होना शुरू हो जाता है, पौधे गलने लग जाते हैं चूँकि वो मिट्टी के संपर्क में नहीं रहते। इसलिए हमें 4 फीट का लेवल तक रख के हमें बाकी जो पानी रहता है उसे निकालने की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। सिंघाड़े की खेती के लिए जल प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। अगर वर्षा होती है तो हमें जल की आवश्यकता नहीं होती। अगर बारिश नहीं होती है उस अवस्था में हमें 4 से 5 दिनों के अंतराल में हमें पानी सिंघाड़ा की फसल को देना अति आवश्यक हो जाता है। तो किसान भाइयों देखे हो, पानी भरे चरी थे खेत में या तालाब में, वो में सिंघाड़ा का आप खेती करत हो लेकिन ओकर सफाई भी आप ला ध्यान देना है। खरपतवार के नियंत्रण भी करना है। तो 3 प्रकार के खरपतवार में आ जाते और कौन सा खरपतवार आते ओकर नियंत्रण कैसे करबो, और खाद उर्वरक प्रबंधन भी हमला करेल पड़ी का, यह जानकारी आप मन देवावत हन दीपिका मैडम से। किसान भाइयों, उर्वरक जो कि सिंघाड़ा की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके लिए हमें 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद हम सिंघाड़े की फसल में डालते हैं। और जहाँ तक बात है NPK की, जिसे हम यूरिया, DAP और पोटास के रूप में देते हैं, तो NPK हम 100, 60 और 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम देते हैं, जिसमें नाइट्रोजन को हम 3 भाग में बांट करके देते हैं। पहला भाग जो रहता है उसे हम जब सिंघाड़े की नर्सरी की बुआई जब करते हैं या रोपाई जब करते हैं उस समय हमें देना चाहिए, और पोटास और फास्फोरस की जो मात्रा है उसकी पूरी मात्रा हमें पौधे रोपाई के समय ही दे देना चाहिए। दूसरी और तीसरी मात्रा जो रहती है यूरिया की, इसे हमें एक तो 30 दिन के बाद हमें देना चाहिए, और तीसरी मात्रा जो रहती है उसे 60 दिन के बाद में हमें पौधों को देना चाहिए। चूँकि यह जलीय फसल है और इसमें विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी होते हैं, तो इसमें 3 पनिया भाजी एक खरपतवार होता है, जलकुंभी होता है और एक हाइड्रीला नाम का एक खरपतवार रहता है। इसका हमें समय समय पर निकालना बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि इससे हमारा फसल जो है वो अच्छे से बढ़वार कर सके और
खरपतवार जो है वो उसकी जगह ना लेकर के हमारा फसल अच्छे से विकास करे और हमें अधिक से अधिक उपज मिल सके। तो किसान भाइयों देखे हो, उर्वरक कैसे देना है, रासायनिक प्रबंधन कैसे करना है और गोबर के खाद हमला कैसे देना है, ये बात ला बताई से। खरपतवार के नियंत्रण भी बताई से। हमन जो 3 पनिया भाजी खाथन नहीं, वो में खरपतवार के रूप में आ जाते, तो ओला हटाना है, ओला निकालना है और पहचान आप मन पूरा जाना था ओकर हिसाब से करना है, जैसे वैज्ञानिक बताई। किसान भाइयों एकर बाद हमर समस्या आथे दूसर फसल में, वैसने प्रकार के सिंघाड़ा के खेती में भी कुछ समस्या आथे का, ओकर लक्षण का है, आवा ओकर जानकारी देवत है और ओकर उपचार ओकर निदान तको बताही मैडम है। किसान भाइयों, सिंघाड़े की खेती के लिए एक तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कुछ रोग या कीट तो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि इसकी खेती करने पर हमें बहुत ही कम मात्रा में रोग एवं कीट दिखाई देते हैं। जब दिखाई देते हैं तब या तो पौधे पूरे तरीके से नष्ट हो जाते हैं या फिर हमें इसकी उपज जो है वो बहुत ही कम मात्रा में मिलती है। तो सबसे पहला तो रोग के बारे में बताना चाहूँगी, जिसमें धब्बा एक रोग होता है और एक ब्लास्ट नामक रोग होता है। धब्बा का सिम्टम्स ये है कि जिसमें पत्तियों में भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, और ब्लास्ट जिसमें जो पत्तियां रहती है उसमें काले कलर के धब्बे पड़ते हैं और जो उसकी पत्तियां जो रहती है वो गल करके झड़ना शुरू हो जाती है, जिसमें लगभग 40 से 50% हमारी उपज में इफ़ेक्ट पड़ता है। जिसके लिए हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे हमें 300 ग्राम प्रति एकड़ की दर से हमें इसका स्प्रे या छिड़काव हमें करना चाहिए। सिंघाड़े की खेती में एक तो हमें दो कीट हमें दिखाई पड़ते हैं। पहला होता है लाल भृंग कीट जिसे हम बोलते हैं, और दूसरा होता है सिंघाड़ा कीट। सिंघाड़ा कीट जो होता है वो उसके फल को इफ़ेक्ट करता है और फल को खा करके उसको नुकसान पहुंचाता है। और दूसरा होता है लाल कीट जो मैं बोल रही हूँ, वो एक इल्ली होता है जो उसकी पत्तियों को खा करके पौधों को गला देता है और जिससे हमारी उपज में इफ़ेक्ट होता है। इसके उपचार के लिए हमें पिप्रोनिल नामक कीट का हमें 0.5% का स्प्रे हमें करना चाहिए। अब बारी आथे कि खेत में यदि हम बोए हैं या तरिया में हम बोए हैं सिंघाड़ा, तो वो कतका दिन में पाक जही, पाके के बाद ओला कैसे तोड़ाई करना है, तोड़ाई करने के बाद कतका हमन देर तक हमार घर में भंडारण कर सकत हन, आवो जानकारी लेथन बतावत है आप मन। किसान भाइयों, जैसे कि मैंने बताया था कि फसल में जब हमें हमारी कीट जो नुकसान पहुंचाती है सिंघाड़ों को, उसके रोकथाम के लिए तो मैंने बता ही दिया है, उसे हम कैसे पहचानें। तो इसमें जब फूल आना हमारा प्रारंभ होता है तो उस अवस्था में कीट जो है वो फूल को खा करके नुकसान पहुंचाते हैं। अगर फूल नहीं रहता तो फल भी नहीं बनता है। तो अगस्त के महीने में इसका प्रकोप बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि नवंबर तक रहता है, और अगस्त के महीने में ही हमें इसका उपचार करके इसको ख़त्म करना चाहिए, ताकि हमारी उपज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिल सके। सिंघाड़ा की खेती 5 से 6 महीने का फसल होता है यह, और यह नवंबर के महीने में पूर्ण रूप से परिपक्व होकर ये ख़त्म हो जाता है। पूरे 6 महीने के अंतराल में हमें 6 से 7 बार सिंघाड़े के फसल की तोड़ाई करना चाहिए, जो कि बहुत ही छोटे 100 ग्राम के आसपास का एक वो फल रहता है, 50 से 100 ग्राम के आसपास का वो फल रहता है, जिसकी तोड़ाई हमें 6 से 7 बार पूरे फसल में करना चाहिए। हम सिंघाड़े की खेती साल में 2 बार कर सकते हैं, एक तो जून जुलाई के महीने में हम कर सकते हैं और एक दिसंबर जनवरी के महीने में हम इसकी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर सिंघाड़ा आपका अधिक उपज दे रहा है या आपको बाजार नहीं मिल पा रहा है, उस अवस्था में आप 2 से 3 दिन तक उसे पानी में डुबा करके रख सकते हैं। उसके बाद आप मार्केट में ले जा करके उसकी बिक्री कर सकते हैं। एक तो हम सिंघाड़ा को कच्चे रूप में भी हम बेच सकते हैं, जिसका मूल्य जो है वो 40 से 80 रुपए किलो या 100 रुपए किलो के आसपास बिकता है, या हम उसे सुखा करके बेच सकते हैं, जिसका मूल्य 100 से 150 के आसपास का रहता है। 2 तरीके से हम सिंघाड़े का बिक्री हम कर सकते हैं और उससे अधिक से अधिक लाभ हम ले सकते हैं। संगवारी हो, ये तो रही कृषि दर्शन कार्यक्रम।
अब मनोरंजन में गीत संगीत देखे जाए, सुने जाए। अब दिन सूझे ना राते वो मैया कर ले मोनंग बाते वो दिन सूझे ना राते भवानी कर ले मोनंग बाते वो दिन सूझे ना राते वो मैया कर ले मोनंग बाते वो दिन सूझे ना राते वो मैया कर ले मोनंग बाते वो कर ले मोनंग बाते वो दुर्गे वो कर ले मोनंग बाते वो दिन सूझे ना राते भवानी कर ले मोनंग बाते वो कर ले नमल बाते वो मैया कर ले मोनंग बाते वो दिन सूझे ना राते वो मैया कर ले मोनंग बाते वो दर्शन के मैया अभिलाषी हो मोरिया हो भवानी चरणों के मैया अभिलाषी मोरिया हो भवानी दर्शन के मैया अभिलाषी हो मोरिया हो भवानी चरणों के अभिलाषी मोरिया हो भवानी दर्शन के अभिलाषी। चुम चुमा बाजे वो मैया पैरों के पैजनिया वो चुम चुमा बाजे वो दाई पैरों के पैजनिया वो पैरों के पैजनिया वो मैया पैरों के पैजनिया वो चुम चुमा बाजे वो मैया पैरों के पैजनिया वो कुनुरा कुनुरा वो बाजे हाथों के कंठनिया वो कुनुरा कुनुरा वो बाजे हाथों के कंगनिया वो हाथों के कंगनिया वो मैया हाथों के कंगनिया वो कुनुरा कुनुरा वो बाजे हाथों के कंगनिया वो तीनों या लोगे होगे दासी हो मोरिया हो भवानी चरणों के मैया अभिलाषी मोरिया हो भवानी दर्शन के मैया अभिलाषी हो मोरिया हो भवानी दर्शन के अभिलाषी मोरिया हो भवानी दर्शन के अभिलाषी हो मोरिया हो भवानी चरणों के मैया अभिलाषी मोरिया हो भवानी दर्शन के मैया अभिलाषी हो मोरिया हो भवानी चरणन के अभिलाषी मोरिया हो भवानी दर्शन के अभिलाषी चंदा सही चमके वो माता माथे के टीकुलिया वो चंदा सही चमके वो दाई माथे के टीकुलिया वो माथे के टीकुलिया वो मैया माथे के टीकुलिया वो चंदा सही चमके वो मैया माथे के टीकुलिया वो मोनी मूरा दिया तुम्हारी हो मोरिया हो भवानी दर्शन के मैया अभिलाषी मोरिया हो भवानी चरणों के मैया अभिलाषी हो मोरिया हो भवानी दर्शन के अभिलाषी मोरिया हो भवानी चरणन के मैया अभिलाषी मोरिया हो भवानी दर्शन के मैया तो किसान भाइयों, ये तो रही हमारा आज के कार्यक्रम सिंघाड़ा के व्यावसायिक खेती कैसे होना चाहिए, विशेषज्ञ बढ़िया रकम ले बताई से और बढ़िया रकम ले गीत संगीत तको सुनेन। अवैया दरी एक नवा विषय के संग आप मन संग गोड़ बात करबो ये कार्यक्रम के माध्यम ले। आप मन ह दूरदर्शन के कार्यक्रम ले जुड़े रहो। कृषि दर्शन कार्यक्रम अभी ही मेरे सिरावत है। मोला देव विदा। जय जोहार।